दोस्तों, आज की कहानी एक बाप और एक बेटे की है। एक यूनिवर्स में उसकी पत्नी थी तो दूसरे यूनिवर्स में उसका बेटा। किसी अनजान कारण से वो एक पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाता है जहां पर वो इनविजिबल था और तो और उसे बस गिने चुने लोग ही देख सकते थे। उसे या तो वापस अपनी असली दुनिया में लौटना होगा जहां पर उसकी पत्नी थी, या फिर पैरेलल यूनिवर्स में जहां पर उसका बेटा था। ये सब क्यों और कैसे हुआ, आइए जानते हैं आज के स्टोरी को। मूवी को स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियो के पहले कमेंट को देखते हैं जो आयुष्मान पांडे ने किया था। थैंक यू सो मच। इसी तरह आते रहना, सपोर्ट करते रहना ताकि अपना ये छोटा सा चैनल जल्दी से ग्रो हो। अगर कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी वीडियो के स्टार्ट में शो हो तो फट से कमेंट करना। पहले कमेंट करने वाले का नाम मैं हर वीडियो में लेता हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे कहानी की तरफ। मूवी फायरवर्क्स के सीन से शुरू होती है। आसमान में रंग बिरंगी लाइट्स चमक रही है, लेकिन इस जश्न के नीचे कुछ बहुत गहरा और दर्दनाक हादसा छुपा है जो हमें बाद में समझ आएगा। फिर सीन एक बेडरूम की तरफ जाता है। एक आदमी नींद से झटके के साथ जागता है, पसीने में लथपथ जैसे वो किसी डरावने सपने से जागा हो। ये हमारा मेन कैरेक्टर है चार्ली फिशर। बाहर से वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। उसकी पत्नी हैना बाथरूम में हेयर ड्रायर यूज कर रही थी। वो ख्याल रखने वाली, मजबूत इरादे वाली और समझदार है। वो अपनी शादी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जब वो बाहर आती है और चार्ली को पसीने में भीगे हुए देखती है तो वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तुम पूरी तरह भीगे हुए हो। चार्ली हमेशा की तरह मजाक में बात टाल देता है, मैंने नींद में एक्सरसाइज शुरू कर दी है, इससे मेरा थोड़ा समय बचता है। हैना मुस्कुराती है पर उसकी आंखों में साफ चिंता दिखाई दे रही थी। वो जानती है कि वो कुछ छुपा रहा है। उनका कुत्ता रूफस भौंकते हुए अंदर आता है। चार्ली उसे प्यार से मिलता है। हैना बताती है कि उसे अपनी पैंट्स बदलनी पड़ी क्योंकि टीवी देखते वक्त रूफस के बाल उस पर चिपक गए थे। चार्ली मजाक करता है, तो फर्नीचर पर मत बैठा करो। वो एक छोटा मजाकिया पल शेयर करते हैं। फिर हैना एक जरूरी बात निकालती है। आज चार्ली की बॉस कैरोल ऑफिस में प्रमोशन अनाउंस करने वाली है। हैना पूछती है कि क्या चार्ली ठीक है। चार्ली हाँ में जवाब देता है, पर हैना को कुछ अजीब लगता है कि कैरोल ने पहले कोई इशारा क्यों नहीं दिया। चार्ली मजाक करता है कि शायद कैरोल ने बचपन में अमेरिकन आइडल ज्यादा देख लिया था और उसे ड्रामा करना पसंद है। हैना फिर उसे याद दिलाती है कि थेरेपी 10:30 बजे है। चार्ली, तुमने वादा किया था कि तुम आओगे, ये काफी जरूरी है। चार्ली हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मुझे पता है, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। हैना उसे गुड लक कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब चार्ली रूफस के साथ डॉग पार्क के लिए निकल जाता है। अब चार्ली अकेला था। वो आईने में खुद को देखता है और खुद से बातें करता है, सब ठीक है, ऑफिस जाओ, प्रमोशन लो, सब बढ़िया है। लेकिन ये शब्द दोहराना चार्ली की आदत बन चुकी थी। 3 शब्द जो वो मंत्र की तरह दोहराता है, जैसे वो खुद को यकीन दिला रहा है कि जिंदगी नॉर्मल है। सच तो ये है कि चार्ली की जिंदगी में अब कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। आगे का सीन चार्ली के ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है। उसका साथी लियोनार्डो कुछ अजीब पर सच्चाई भरी बात शेयर करता है। वो कहता है कल उसने पूरा दिन माउस या कीबोर्ड को हाथ नहीं लगाया, बस ये देखने के लिए कि क्या कुछ बदलता है। उसका पॉइंट ये है कि हर दिन वो क्लेम्स टाइप करते हैं, एस्टिमेट्स भरते हैं, एवेल्युएशंस करते हैं, फॉर्म के बाद फॉर्म और कमेंट बॉक्स के बाद कमेंट बॉक्स। ऐसा दिखावा करते हैं जैसे इन सबसे फर्क पड़ता है। लियोनार्डो आसपास देखता है और कहता है, इस ऑफिस को देखो, पिछले साल ये भरा हुआ था, अगले साल एआई और कंप्यूटर बैंक्स इसकी जगह ले लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हर साल अपने डेस्क पर बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्या हमारी कोई वैल्यू बची है? ये सुनकर चार्ली की आंखों में दर्द चमकता है, क्योंकि ये उसके लिए सिर्फ एक ऑफिस का सवाल नहीं है, ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। तभी कैरोल आकर अनाउंस करती है, सब ध्यान दे, हमारे नए अकाउंट्स मैनेजर का नाम अनाउंस करने का वक्त आ चुका है। लियोनार्डो चार्ली की तरफ देखता है और कहता है, ये तुम्हारा ही है। कैरोल कहती है, उसे ऐसा बंदा चाहिए था जो अलग दिखे, जिसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों हो। और फिर वो नाम लेती है, हमारा बंदा है ब्लेन। ऑफिस में तालियां और शोर होने लगता है, पर चार्ली का चेहरा तुरंत उतर जाता है। एक और एम्प्लॉय गुस्से में कहता है, ब्लेन, क्या आप सीरियस है? उसने 6 महीने पहले ज्वाइन किया था, और तो और वो काफी बदतमीज है। चार्ली बाहर से शांत रहता है, वही पुरानी लाइन दोहराता है, सब बढ़िया है, कोई बात नहीं, पर अंदर से उसके नीचे की जमीन हिल चुकी थी। सीन कैरोल के ऑफिस में शिफ्ट होता है। चार्ली पूछता है, 3 महीने पहले आपने कहा था कि अगला नंबर मेरा है, तो ब्लेन क्यों? बिना वजह के कॉन्फिडेंस के अलावा उसने क्या ऑफर किया है? कैरोल समझाती है कि ब्लेन लीडर है, फैसले लेने वाला है, एक नेचुरल लीडर है। वो सोशल मीडिया पर कंपनी को प्रमोट करता है और उसके मीम्स काफी मजेदार होते हैं। ये सुनकर चार्ली को अजीब लगता है। फिर कैरोल चार्ली की फाइल खोलती है और सच में हैरान होकर कहती है,
तुम्हारे पास कंपैरेटिव लिटरेचर और फिलॉसफी में डबल मास्टर की डिग्री है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चार्ली रुकता है और कहता है, वेल, जिंदगी एक रास्ता जा रही थी और फिर सब कुछ बदल गया। कैरोल को लगता है कि उसने पास्ट में काफी संघर्ष किया है। वो उसे एक मौका देती है। फीनिक्स में एक हफ्ते की सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग है। उसे पता चला है कि फ्रैंक को निमोनिया हो गया है, तो चार्ली उसकी जगह जा सकता है। अगर कंपनी उसके सॉफ्टवेयर को अपना लेती है तो चार्ली को नया टेक्निकल मैनेजर बनाया जा सकता है। चार्ली मान जाता है। चार्ली टॉयलेट में बैठकर हैना के लिए वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता है। वो कहता है कि अभी अभी उसकी कैरोल से बात हुई है, उसका प्रमोशन नहीं हुआ, उसने मेरा प्रमोशन किसी और को दे दिया है, लेकिन वो मुझे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए फीनिक्स भेज रही है, शायद मैं टेक्निकल मैनेजर बन जाऊं। फिर वो बड़बड़ाता है, भगवान, ये बिल्कुल बकवास लग रहा है। वो उसे डिलीट करने की कोशिश करता है पर गलती से भेज देता है। वो गुस्से में आ भरता है। अब सीन करता है हैना पर, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड फ्रैनी के साथ है, तो सीधी बात करने वाली और सपोर्टिव दोस्त है। हैना वॉइस मैसेज प्ले करती है जिसमें वो बकवास वाला हिस्सा भी था। फ्रैनी बोलती है, क्या चार्ली को प्रमोशन नहीं मिला? मुझे लगा कि ये प्रमोशन उसको मिलेगा। हैना मानती है, मुझे भी ऐसा ही लगा था। फ्रैनी पूछती है कि क्या वो ठीक है? हैना हिचकिचाती है, फिर सांस छोड़ती है। ईमानदारी से जवाब देती है कि नहीं, वो ठीक नहीं है। एक छोटा पल चार्ली का खालीपन दिखाता है। फोन पर कोई आदमी बात करते हुए गलती से उस पर बैठ जाता है, जैसे चार्ली का कोई वजूद ना हो। शाम के वक्त चार्ली घर आता है। रूफस खुशी से उसका स्वागत करता है। अंदर हैना ने एक रोमांटिक डिनर तैयार किया है, कुछ ऐसा जो उनकी थेरेपिस्ट एंजेला ने सजेस्ट किया था ताकि वो फिर से जुड़ सके। हैना उनकी पहली मेक्सिको ट्रिप को याद करती है। प्राइवेट बीच, ड्रिंक्स, हंसना और मस्ती करना। वो चार्ली के हैंगओवर और सनबर्न का मजाक उड़ाती है। वो हंसते हैं और हैना थोड़ी इमोशनल हो जाती है। मैं हमारे उस वर्जन को मिस करती हूँ। हमें फिर से कहीं जाना चाहिए, शायद मेक्सिको या अलास्का। चार्ली कहता है, मुझे अच्छा लगेगा, और हैना खुश हो जाती है। वो टोस्ट करते हैं। फिर हैना ध्यान से थेरेपी की बात निकालती है। एंजेला को लगता है कि हमें उस कमरे के बारे में बात करनी चाहिए। जैसे ही वो ये कहती है, चार्ली दुखी हो जाता है, जैसे उसे कोई झटका लगा हो। हैना नरम पड़ती है। मैं जानती हूँ ये काफी मुश्किल है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, लेकिन हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। चार्ली कांपता है, धीरे से बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। हैना घबराकर पूछती है कि क्या हुआ। चार्ली सिर्फ कहता है कि आई एम सॉरी। वो फिर उठता है और एक कमरे में खुद को लॉक कर लेता है। हैना दरवाजा खटखटाती है, उसे बात करने के लिए कहती है। चार्ली कहता है कि वो थक गया है। हैना साफ बोलती है कि बकवास करना बंद करो, हम इसमें साथ है। अब चार्ली अपनी बचने वाली लाइन दोहराता है, हम सुबह बात करेंगे, सब बढ़िया है। हैना दरवाजा जोर से मारती है और वहाँ से चली जाती है। अब राज और ज्यादा गहरा हो जाता है। वो कमरा क्या है, चार्ली उससे क्यों डरता है, और इसका शुरुआती फायरवर्क से क्या लेना देना है। अगले दिन सुबह हैना फोन पर फ्रैनी के सामने गुस्सा निकालती है। उसे लगता है वो एक ना खत्म होने वाले लूप में फंसी है, जबकि चार्ली बस ये कहता रहता है कि सब कुछ बढ़िया है। चार्ली गुड मॉर्निंग कहकर अंदर आता है और हैना काफी ठंडा जवाब देती है। फ्रैनी पूछती है कि क्या हो रहा है। हैना कहती है कि चार्ली पहले ही फीनिक्स के लिए निकल गया है। फिर थकी हुई आवाज में बोलती है, मैं थक चुकी हूँ। अब सीन चार्ली पर कटता है, जो अपनी पुरानी लाइन बोल रहा है, सब ठीक है, सब बढ़िया है। वो हैना को कॉल करता है, लेकिन फोन पर सिर्फ स्टैटिक आवाज आती है। वो अचानक उल्टी करता है और घबरा जाता है। वो सीधा हैना के ऑफिस की तरफ भागता है। रिसेप्शन पर लूसी कोई जवाब नहीं देती, इसलिए नहीं कि वो बदतमीज है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसे देख नहीं सकती। चार्ली चिल्लाता है, दरवाजा पीटता है और भीख भी मांगता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। उसके साथ काम करने वाले लोग ब्रेक लेने की बात करते हुए उसके बगल से निकल जाते हैं, जबकि चार्ली उनके सामने चिल्लाता रहता है। बाहर साइरेंस और गाड़ियां इंच की दूरी से गुजरती है, फिर भी कोई उसे नोटिस नहीं करता। चार्ली को खौफनाक सच्चाई समझ आती है, वो इनविजिबल हो गया है। तभी एक आवाज उसे सुनाई देती है, क्या तुम ध्यान लगा रहे हो? चार्ली मुड़ता है, कोई उसे देख सकता था। वो निक है, एक ऐसा मजाकिया और अजीब तरह का आदमी। चार्ली हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो? निक हाँ में जवाब देता है और फिर कॉफी ऑफर करता है। चार्ली फिर से उल्टी करता है। निक मजाक करता है कि वो इसे संभालना सीख जाएगा। चार्ली धीरे से बोलता है कि क्या मैं मर चुका हूँ? निक एक सेकंड के लिए उसे छेड़ता है, फिर कहता है कि नहीं, वो अभी भी धरती पर है। वो उसे सारी बात समझाने का वादा करता है। एक कैफे में निक दिखाता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है। वो एक आदमी की कॉफी और स्नैक्स उसके सामने से उठा लेता है और उस आदमी को पता भी नहीं चलता। चार्ली पूछता है कि क्या वो भूत बन चुके हैं। निक उसे मना करता है, ये शब्द यूज मत करो, ये काफी बुरा लगता है। एक सुंदर वेट्रेस आती है जिसका नाम था ग्रेस। निक और उसका दोस्त एली हंसी मजाक करते हैं। ग्रेस हंसती है पर कहती है कि वो किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती। निक
अपनी फ्लर्ट करने वाली भाषा में कुछ कहता है। चार्ली पूछता है कि इसका मतलब क्या है। निक सीरियस हो जाता है। इसका मतलब है कि मैंने अपना दिल उसे दे दिया है, मैं उससे प्यार करता हूँ। निक फिर अपना पास्ट बताता है। उसकी एक बेकरी थी, वो सबसे अच्छा बैनॉक और इंडियन टैकोस बनाता था। वो अच्छे खासे पैसे कमाता था। फिर एक दिन वो अचानक इस इनविजिबल दुनिया में आ गया। निक चार्ली को एक बॉलिंग एली में ले जाता है, उनका खाली अड्डा। वहाँ पर वो काल से मिलता है, जो इस इनविजिबल ग्रुप का लीडर है। एक सर पर जो विंटर्स में समंदर के किनारे रहता है। काल तुरंत चार्ली के लिए एक विस्की सोर बनाता है, बिल्कुल परफेक्ट। वो कहता है कि ये जगह अजीब तरह से गुस्सा, दर्द और ट्रोमा को मिटा देती है, इसलिए तुम बस इस पल में रहो। सब कुछ खोने के बावजूद भी चार्ली को थोड़ा अच्छा लगता है। अब निक चार्ली को बाकी लोगों से मिलवाता है, जिमी जोन्स, आर्थर, डेनिस और उसकी गर्लफ्रेंड पेट्रा, साथ ही एमी सिंक्लेयर भी, जो एक पुरानी मेयर थी। कार्ल टोस्ट करता है, पहले दिन अजीब होते हैं, ये दुनिया रात से भरी है, पर ये सर्फिंग जैसा है, लहरों को पकड़ो और उसका मजा लो। सब चिल्लाकर कहते हैं कि चार्ली के नाम। वो खेलते हैं, फिर जिम्मी की रेसलिंग देखते हैं। जिम्मी बड़ा और भारी दिखाई दे रहा था, पर ऑडियंस को वो 18 साल का पतला लड़का दिखाई दे रहा था। उसकी माँ भी ऐसे चीयर करती है जैसे ये असली हो। चार्ली घबरा जाता है और पूछता है कि क्या वो लोग कोमा में हैं। कार्ल हंसता है, ये थ्योरीज काम नहीं आती, बस इस पल के मजे लो। अब निक डेनिस की कहानी बताता है। पेट्रा गायब हो गई, फिर डेनिस धुंधली होने लगी और यहाँ पर पहुँच गई। निक वार्न करता है, जल्दी चार्ली अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाएगा, वैसे ही जैसे जिंदा लोग उन्हें भूल जाते हैं। चार्ली इनकार करता है और भागता है, उसे वापस जाना था। अब सीन हैना की तरफ शिफ्ट होता है, जो फ्रैनी के साथ हॉरर मूवी देख रही है। हैना मानती है कि वो चार्ली का नाम भूलने लगी है। फ्रैनी इसे खुद को बचाने का तरीका मानती है। हैना चार्ली के लिए वॉइस मैसेज छोड़ती है और गुस्सा करती है, ये कहते हुए कि उसने एक मैसेज तक नहीं भेजा। फ्रैनी उसकी बेइज्जती करती है। चार्ली वहीं पर खड़ा था लेकिन इनविजिबल। वो चिल्लाते हुए अपनी वाइफ को टेक्स्ट कर देता है, पर ना तो कोई उसे सुन सकता था और ना ही उसे कोई देख सकता था। वह हैना की पुरानी वीडियोस देखता है, फिर एक खाली डिब्बों से भरे कमरे में जाता है और सोचता है, यहाँ पर क्या हुआ करता था और मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। अगले दिन सुबह फायरवर्क्स फिर आते हैं और चार्ली फिर से जागता है। यह दरअसल एक लूप है। हैना अपनी थेरेपिस्ट को बताती है कि चार्ली के बिना उसे सुकून मिल रहा है। जब थेरेपिस्ट उस कमरे के बारे में पूछती है, हैना कहती है कि वो चार्ली से फायरवर्क्स का जिक्र तक नहीं कर सकती और उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती। वो कहती है कि वो आगे नहीं बढ़ रहे, उसने चार्ली का नाम लिख लिया है ताकि वो भूल न जाए। फ्रैनी ने उसे अपने साथ रहने का ऑफर दिया है। चार्ली पास ही बैठता है, इनविजिबल और रोते हुए। चार्ली उसे भीख मांग रहा था कि वो उसे ना भूले। फिर चार्ली को एहसास होता है कि वो अभी भी असली दुनिया पर असर डाल सकता है। ऑफिस में ब्लेन लियोनार्डो की बेइज्जती करता है। चार्ली गुस्से में ब्लेन के डेस्क हिलाता है और पेन्स गिरा देता है। ब्लेन को अचानक सिर में दर्द होने लगता है। लियोनार्डो नोटिस करता है कि ये नॉर्मल नहीं है। वो और एक साथी मिलकर ब्लेन को वार्न करते हैं कि अगर उसकी बदतमीजी जारी रही तो वो उसके बॉस को शिकायत करेंगे। आगे चार्ली कार्ल और निक के पास भागता है, वो भी एक्साइटेड होकर। वो अब भी कनेक्टेड है तो शायद वो वापस जा सकता है। निक को थोड़ी उम्मीद लगती है, पर कार्ल उसे रोक देता है, कोई कभी वापस नहीं जाता। कार्ल कहता है कि असली दुनिया जहरीली और बेमतलब है और यहाँ पर उन्हें चुना गया है डर और गुस्से से आजाद रहने के लिए। ग्रुप मान जाता है और एमी चार्ली को इस नई जगह को अपनाने के लिए कहती है। तभी एक बच्चे की हंसी सब कुछ रोक देती है। चार्ली मुड़ता है, अपने आंखों में आंसू लिए हुए। ऑस्कर, उसका छोटा बेटा, उसके बिल्कुल बगल में था। चार्ली उसे जोर से गले लगाता है, पूछते हुए कि क्या वो असली है। ऑस्कर हाँ में जवाब देता है और पूछता है कि क्या चार्ली ठीक है। चार्ली रोते हुए कहता है, मैं यहाँ पर अकेला था, शुक्र है तुम आ गए। वो ऑस्कर को सबसे मिलवाता है, सब उसका स्वागत करते हैं। चार्ली ऑस्कर को उनकी पसंदीदा चीजें दिखाता है, क्रोकोडाइल्स और जेलीफिश, और ऑस्कर मजाक करता है कि वो स्पेस में तैरने वाली जेलीफिश बनना चाहता है। चार्ली पूछता है कि इससे पहले ऑस्कर कहाँ पर था, लेकिन ऑस्कर को कुछ याद नहीं। चार्ली जोर डालता है, फिर उसे एहसास होता है कि वो उसे परेशान कर रहा है। वो उसे माफी मांगता है और कहता है कि हमारा साथ होना ज्यादा मायने रखता है। चार्ली ऑस्कर को हैना के घर पर ले जाता है। ऑस्कर खुशी से भागता है, अपने माँ को पुकारते हुए, पर हैना उन्हें देख नहीं सकती। ऑस्कर का चेहरा उतर जाता है, मुझे लगा मॉम सच में यहाँ पर होगी। चार्ली झूठी मुस्कान के साथ उसे समझाता है, दिखाता है कि हैना ने चाइनीज फूड लाया था। वो पुरानी वीडियोस प्ले करता है। छोटा ऑस्कर झूले पर था और हैना उसके साथ हंस रही थी। असली दुनिया में हैना वही वीडियो देखती है और रोते हुए कहती है कि वो ऑस्कर को काफी मिस करती है। चार्ली मजबूर होकर धीरे से बोलता है, वो मेरे साथ है, वो बिल्कुल ठीक है। इसी बीच कार्ल निक को साइड में ले जाता है और एक कड़वी सच्चाई बताता है। निक यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि वो खुदकुशी करने वाला था। उसने रस्सी खरीदी थी
फिर एक खिड़की खुली और इस जगह ने उसे दूसरा मौका दिया है उसका दर्द छीन कर। कार्ल वॉर्न करता है कि दुनिया तभी बचेगी जब वो इसे प्रोटेक्ट करेंगे और चार्ली एक खतरा है। निक धीरे से मानता है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता। उस रात चार्ली ऑस्कर को एक लोरी सुनाकर सुलाता है। ऑस्कर पूछता है कि चार्ली उसे कितना प्यार करता है, क्या सोलर सिस्टम से भी ज्यादा। चार्ली मुस्कुराता है ये कहते हुए कि यूनिवर्स से भी ज्यादा। फिर वो 1 से लेकर 10 तक काउंटडाउन करते हैं और अचानक फायरवर्क्स आसमान में फिर से चमकने लगते हैं। चार्ली झटके से जागता है। ऑस्कर कहता है, डैड आप नींद में रो रहे थे। अब चार्ली अपनी गहराइयों में ढूंढना शुरू करता है। यहाँ लोग दर्दनाक यादें भूल जाते हैं। एमी का दरअसल स्कैंडल हुआ था पर उसे याद नहीं। निक कहता है कि फायरवर्क्स से 3 साल पहले कुछ अच्छा हुआ था पर चार्ली को याद नहीं आ रहा। निक गुस्से में बोलता है, तुम खुश क्यों नहीं हो सकते, क्या हम तुम्हारे लिए काफी नहीं हैं? फिर सच्चाई सामने आती है, एक दर्दनाक फ्लैशबैक। चार्ली, हैना और ऑस्कर विंटरफेस्ट जा रहे थे। चार्ली और ऑस्कर ने मैचिंग स्पेस कॉस्ट्यूम्स पहने थे और हैना उस पर हंस रही थी। तभी फायरवर्क शुरू हुए। ऑस्कर खुशी से चिल्लाने लगा। फिर तभी एक हादसा हुआ। चार्ली ने ऑस्कर से कहा था कि वो उसका हाथ मजबूत पकड़े, पर ऑस्कर का हाथ छूट गया और वो एक गाड़ी से टकरा गया। उस फायरवर्क्स वाली रात चार्ली ने अपने बेटे ऑस्कर को एक एक्सीडेंट में खो दिया था। वही ट्रॉमा था जिसने उसे बर्बाद कर दिया। इसलिए वो उस कमरे के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑस्कर का कमरा था जो अब डिब्बों में बंद है। और उस डर से भागना ही चार्ली को इस इनविजिबल दुनिया में ले आया। अब चार्ली को फायरवर्क्स वाली रात याद आती है और वो ऑस्कर से कहता है, मैंने तुम्हें खो दिया था, इसलिए अब वो उसे खोना नहीं चाहता। वो फैसला करता है कि ऑस्कर यहाँ पर खुश है, इसलिए वो वापस जाने का ख्याल छोड़ देता है। बॉलिंग एली में उसे क्यारा दिखाई देती है, जो चार्ली का बचपन का प्यार था। उसने कई साल फ्रांस में बिताए। उसकी शादी टूट गई, वो थेरेपी से गुजरी और किसी तरह इस इनविजिबल दुनिया में पहुंच गई। क्यारा तुरंत ऑस्कर के साथ घुल मिल जाती है। कार्ल चार्ली और ऑस्कर के लिए एक कॉन्डो का इंतजार करता है और ऑस्कर आखिर में मान जाता है, तो हम अब इनविजिबल्स है। चार्ली सर हिलाता है और वो एक शांत पल शेयर करते हैं। कार्ल फिर परेशान करने वाला सच बताता है, ये दुनिया दर्द को फिर से लिखती है। जिम्मी जब 18 साल का था तो तब उसका करियर खत्म करने वाला क्रैश हुआ था, वो भी अपने असली जिंदगी में। पर यहाँ वो हादसा मिटा दिया गया, इसलिए उसे याद नहीं। पेट्रा की मौत असल में 5 साल पहले उसी पार्क में हुई थी जहाँ डेनिस अब उसके साथ लंच खाती है। फिर भी ये जगह उसे वापस ले आई जैसे ऑस्कर को लाई थी। कार्ल अब चार्ली को वार्न करता है कि ये दुनिया उन्हें चुनती है और प्रोटेक्ट करती है। अगर चार्ली इससे लड़ता रहा तो वो जो उसके पास है उसे फिर से खो सकता है। असली दुनिया में हैना फ्रैनी के साथ शिफ्ट हो जाती है, तो उसका मूड ठीक करने के लिए डांस पार्टी रखती है। एक नया लड़का मार खाता है। वही इनविजिबल दुनिया में भी ये पार्टी चल रही होती है। क्यारा ऑस्कर के कमरे को सितारों से सजाती है और चार्ली से कहती है कि वो साथ में अच्छे लग सकते हैं। चार्ली हिचकिचाता है, कहता है कि वो असली दुनिया में अभी भी मैरिड है, पर क्यारा वही फिलॉसफी समझाती है, इसी पल में जियो। निक आखिर में टूट जाता है और मानता है कि उसकी पहली पत्नी उसे किसी और के लिए छोड़ गई थी, और इस बात ने उसे धीरे धीरे यकीन दिला दिया कि वो मायने नहीं रखता। अब वो ग्रेस से प्यार करता है, पर वो उसे देख नहीं सकती और वो खालीपन उसे मार रहा है। चार्ली उसे कहता है कि तुम्हें इसी से खुश रहना होगा, पर निक पलटकर बोलता है, जो मुझे चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। वही दर्द हैना और चार्ली के बीच फटता है। हैना चिल्लाती है कि चार्ली आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है, कि वो एक ना खत्म होने वाले झूठे लूप में फंसे हैं। चार्ली पलटकर कहता है कि ऑस्कर को छोड़ने से कुछ ठीक नहीं होगा। हैना रोते हुए कहती है कि वो जा चुका है। ऑस्कर अंदर आता है और पूछता है, हाय डैड, क्या मुझे मेरा म्यूजिक वापस मिल सकता है? आंसुओं के साथ चार्ली उसे बताता है, मुझे वापस घर जाना होगा। ऑस्कर पूछता है, क्या मैं आपके साथ आ रहा हूँ? चार्ली टूट जाता है, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। मैं चाहता हूँ तुम आओ, पर हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ऑस्कर पूछता है, क्या मैं आपको फिर से देखूंगा? चार्ली वादा करता है कि जरूर। फिर वो आखिरी बार ऑस्कर से कहता है, क्या तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? सोलर सिस्टम से भी ज्यादा, इस यूनिवर्स से भी ज्यादा। वो 10 तक काउंटडाउन करते हैं, लेकिन जाने से पहले चार्ली इनविजिबल रहकर ही हैना से आखिरी बार मिलने जाता है और गुड बाय कहता है। वो उसे प्यार करता है, मानता है कि वो लूप के बारे में सही थी। वो उसे माफी भी मांगता है और चाहता है कि वो खुश रहे, शायद मार्क के साथ नहीं जो बदतमीज है, पर किसी ऐसे के साथ जो उसे सच में खुश रखे। हैना अचानक सांस लेती है, कुछ अजीब महसूस करती है और मार्क पूछता है कि क्या हुआ। फिर चार्ली असली दुनिया में पहुंच जाता है, जिससे एक ड्राइवर डर जाता है, ये सोचते हुए कि ये आदमी कहाँ से टपका। चार्ली हैना के दरवाजे पर भागता है और उसे पीटता है। वो गुस्से में खोलते हुए कहती है, मुझे पता है तुम कौन हो, तुमने कॉल या टेक्स्ट क्यों नहीं किया? चार्ली कहता है कि उसे कुछ बताना है। बाहर वो कहता है, मैंने आज रात ऑस्कर को गुड बाय कह दिया। हैना टूट जाती है।
वो एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। फिर वो धीरे से कहती है तुम वापस आ गए। चार्ली जवाब देता है कि मैं वापस आ गया। बाद में वो दोनों साथ में घर जाते हैं। अगले दिन चार्ली इनविजिबल दुनिया में गुड बाय कहने वापस जाता है। वो सबको बताता है कि वापस जाना मुमकिन है। वो असली कॉफी पीने, अजनबियों के लिए गर्मी महसूस करने और ये एहसास करने की बात करता है कि वो खुश हो सकता है। वो वादा करता है कि वो उन्हें कभी नहीं भूलेगा। फिर वो मजाक करता है अगर वो कभी वापस आए तो वो लोग उसे जरूर ढूंढना। इस बार कॉफी उसकी तरफ से होगी। आखिरी सीन में हम उसी कैफे को देखते हैं जहाँ पर ग्रेस काम करती है। एक कस्टमर कॉफी और चॉकलेट ऑर्डर करता है। वो मुस्कुराकर नाम पूछती है। वो कहता है कि निक। ग्रेस जवाब देती है कि हाय निक, मैं ग्रेस हूँ। नर्वस होकर निक जमीन खरीदने और बच्चे पैदा करने जैसी अजीब और हिम्मत वाली लाइन बोल देता है। ग्रेस हंसती है क्योंकि निक भी वापस आ चुका है। उसने अपने डर का सामना किया और अब ग्रेस उसे सच में देख सकती है। मैसेज साफ है, दुख से भागना उसे हल नहीं करता। चार्ली एक बिना दर्द वाली दुनिया में भागा था, पर उसने असली रिश्तों को भी मिटा दिया था। जब उसने नुकसान को स्वीकार किया, ऑस्कर को गुड बाय कहा, तभी वो जिंदगी के लिए और खुद के लिए इनविजिबल होना बंद हुआ। कभी कभी सबसे हिम्मत वाला काम लड़ना नहीं होता, वो बस छोड़ देना होता है। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छे से समझ आई होगी। आप लोग लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हो और नीचे अपनी एडवाइस भी दे सकते हो। वीडियो खत्म करने से पहले हम लास्ट वीडियो के बचे हुए 9 कमेंट्स देखते हैं। सेकंड नाम है अब्दुल बब, थर्ड है सरफराज खान, फोर्थ है एमडी शकील और फिफ्थ है समरीन शेख, सिक्स्थ है डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा, सेवेंथ है विपुल रॉय और एट्थ है प्लेयर अननोन, नाइन्थ है नताशा मजगोत्रा और 10th है बीके। इन्हीं नामों के साथ दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।